ओके, नाउ अब थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी सब छोड़ दो। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इस टॉपिक पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक कीवर्ड्स रिलेटेड टू सोलर इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, सोलर इंसिडेंट रेडिएशन मतलब सूर्य से जो हमको प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो हमको एनर्जी आ रही है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू दिस रेडिएशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सूरज से जो डायरेक्टली अर्थ की ओर प्रकाश चला, the sun solar radiation which has been emitted from sun, but it has not entered into the atmospheric layers of earth, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, एंड दे आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट वेवलेंथ मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। मोस्ट प्रोबब्ली इन योर क्लास 10 यूड हैव रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो रेडिएशन which has been emitted from sun and has not entered into earth's atmosphere is known as your extraterrestrial radiation। ठीक, अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बाद अब ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विल इंटर इनटू एटमॉस्फेयर। अब इंटर होने के बाद क्या होता है, दिस 7%, सपोज 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आई अर्थ में, उस 100 में से 7 यूनिट और 7% विल बी स्कैटर्ड बैक टू स्पेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक लेयर। जो एटमॉस्फेयर की लेयर है और जो गैसेज हैं वो 7% उसको बाहर का बाहर ही स्कैटर कर देगी। ठीक, देन 17% जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो क्लाउड में टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी स्पेस में। ओके, एंड तो 7 हो गया, 17 हो गया। उसके बाद कुछ आई अर्थ से टकराई और अर्थ से टकराने के बाद वो रेडिएशन स्पेस में वापस चली गई, मींस इट हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस। ठीक, तो 6% इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। आई बात समझ में? तो इसको अगर हम टोटल तीनों को जोड़ लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30% सोलर रेडिएशन डायरेक्टली स्पेस में रिवर्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात सर आपने बता दी। अब क्या होता है उसके बाद, अब लगभग 23% ये जो क्लाउड्स हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब होता है? मतलब ये इस रेडिएशन को यूज करेंगे, दे विल आइदर यूज इट फॉर कंडेंसेशन। अब वो जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब करके कंडेंस होगा, ठीक है, और बारिश होने लगेगी, वो सब ज्योग्राफिकल फिनोमेना होगी। तो लगभग 23% ओजोन लेयर, क्लाउड्स और एयर जो है वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, ठीक, 23% ये निकल गया। नाउ रिमेन्स इज योर 47%। 47% रेडिएशन ये जो अर्थ का सरफेस है, इट कैन बी आइदर लैंड सरफेस और ओशन सरफेस, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो सर इतना डेटा हमको याद रखना है क्या? नहीं याद रखना है। क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसको कहते हैं? जो सन सॉरी जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में घुसने के पहले रेडिएशन है जो, उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपके एटमॉस्फेरिक लेयर ने उसको स्कैटर कर दिया, कुछ क्लाउड्स ने उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, कुछ अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये तीनों कुछ को जब ऐड किया गया सो इट कम्स टू बी अराउंड 30%। 30% टोटल जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो आपको ये 30% याद रखना है। इट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। ओके, रिमेनिंग 23% इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज सम कीवर्ड एसोसिएटेड विद दिस 30% व्हिच इज नोन एज अल्बेडो इफेक्ट, विल स्टडी। देन 47% ये लैंड ने या ओशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? तब अब क्या होगा? नाउ दिस अर्थ विल बिकम हॉटर आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस 47%। ओके, एंड दिस हॉट सरफेस विल नाउ ट्राई टू एमिट इट्स ओन रेडिएशन। भाई सन हॉट था इसलिए वो रेडिएशन एमिट कर रहा था। नाउ अर्थ इज ऑल्सो हॉट आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस 47% ऑफ इंसिडेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, अब क्या होगा? अगर अर्थ हॉट है तो अर्थ की भी कुछ रेडिएशन, अर्थ के सरफेस से भी रेडिएशन एमिट होगी, लेकिन उनकी जो एनर्जी होगी वो सोलर रेडिएशन जो आ रही थी, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, उनकी एनर्जी के कंपैरिजन में कम होगी। क्लियर है? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि अब उसकी ग्रेड कम हो गई, लो ग्रेड एनर्जी हो गई वो। ठीक है, तो एनर्जी कम होगी, कैन वी से दैट इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इन रेडिएशंस की, एंड वेवलेंथ ज्यादा होगी। यस, तो दैट्स व्हाट वी कॉल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, द रेडिएशंस व्हिच हैव बीन एमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दे आर लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये दो चीजें आपको याद रखनी है क्या होती हैं। ओके, अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
Now, what are these more keywords? Let's try to understand one by one. So, extraterrestrial radiation, the book says they are the short wave radiation received at top of Earth's atmosphere before any atmospheric modification. ना तो स्कैटर हुआ हो, ना रिफ्लेक्ट बैक हुआ हो, कोई भी चेंज ना हुआ हो, बस अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होने वाली थी, एंड दे आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ. Then your terrestrial radiation, long wave infrared radiation emitted from earth surface after absorbing solar energy. अर्थ ने solar energy absorb कर ली, अब अर्थ का खुद का टेम्परेचर बढ़ गया. Now the radiations which will be emitted from this hot surface of earth will be known as terrestrial radiation, and इनकी एनर्जी सोलर रेडिएशन से कम होगी, दैट इज वाई इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी. तो दे आर लॉन्ग वेव रेडिएशन. ये चीज याद रखना, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सी शॉर्ट वेव है, कौन सी लॉन्ग वेव है. ओके, देन देयर आर सम मोर कीवर्ड्स. इंसोलेशन क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अ गिवन सरफेस एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम. किसी भी पार्टिकुलर टाइम में, सपोज आई एम इन मध्य प्रदेश एंड आई एम सिटिंग इन एनी सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, सपोज आई एम सिटिंग इन इंदौर, और इंदौर में दोपहर के 12 बजे कितना सोलर रेडिएशन इंसिडेंट है, कितनी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है इन अ पार्टिकुलर एरिया. अगर मैंने बोल दिया कि ये 1 × 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, तो दैट विल बी नोन एज इंसोलेशन. ओके, वहां पर कितनी इंसिडेंट रेडिएशन है इन अ पार्टिकुलर एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम, दैट विल नोन एज इंसोलेशन और सोलर इंसोलेशन. देन कम्स योर सोलर कांस्टेंट. अब इसी सोलर रेडिएशन को व्हेन वी डिवाइड बाय द एरिया, so the solar radiation received at a particular location per unit area. So the amount of solar radiation received per unit area on a surface normal to sun's rays, इसको क्या कहते हैं? इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं. ठीक, सोलर रेडिएशन ऐसे करके आ रही थी, हम इस एरिया में मेजर कर रहे हैं, हम इस एरिया का क्या किया, नॉर्मल टू सन रे एक कंपोनेंट लिया, और इस परपेंडिकुलर वाले सरफेस में पर यूनिट एरिया कितना सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है, दैट इज नोन एज योर सोलर कांस्टेंट. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1367. देयर आर वेरी लेस चांस दैट दे कैन आस्क, बट still if you can remember, then it's for your own benefit. So solar insolation and solar constant, ये दो हो गए. Oh my God, 2024 में क्वेश्चन हुआ, सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक, बिल्कुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वही है जो आपके आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर में रिसीव हुआ. ठीक, one is right. Then solar radiation that reaches the earth's surface after passing the earth's atmosphere is known as terrestrial radiation. क्या ये सही बोल रहा है? अरे भैया, उसको तो इंसुलेशन बोलते हैं, जो सब कुछ सारी बाधाएं पार करने के बाद, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन से पार करने के बाद अर्थ के सरफेस पे जो रेडिएशन रिसीव हुआ उसको तो इंसुलेशन बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो वो है जो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करके एमिट बैक करेगा. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. अब देख लो, एलिमिनेशन मेथड से सी इज द आंसर. तीसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना ही नहीं है, फिर भी पढ़ना है तो पढ़ लो, इंसुलेशन के बारे में बोल रहा है वो. सी इज द आंसर. अब सपोज इसी में मैं यहाँ पर मैकेनिकल हटा देता और बोलता ये ईएससी पेपर 1 में आया था, जीएस पेपर में, तो क्या आप इसको ऑब्जेक्ट कर पाते? आप इसको डिनाई कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते. ठीक, आज ये मैकेनिकल में पूछा गया है, कल ये आपके जीएस पेपर में पूछा जाएगा. अभी और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. सी, then comes your one more term, albedo, the fraction of incoming solar radiation reflected back into space by earth surface. कि अर्थ के सरफेस में टकराने के बाद कितना सोलर रेडिएशन वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर दिया. ठीक, नाउ ये अगर हम और प्रिसाइसली बात करें, दिस इज टॉकिंग अबाउट द अल्बेडो ऑफ अर्थ सरफेस. नाउ सपोज इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द अल्बेडो ऑफ क्लाउड्स, तो आप पीछे जाके वो फिगर देखेंगे, यू विल से दैट 17%. भाई 17% जो सोलर रेडिएशन क्लाउड्स में पड़ा था वो रिफ्लेक्ट कर दिया उसने. सो अल्बेडो ऑफ क्लाउड इज 17%. अल्बेडो ऑफ योर व्हाट वी से एटमॉस्फेरिक लेयर इज 6%. अल्बेडो ऑफ ग्राउंड और सरफेस इज 7%. ऐसे ही कुछ है. टोटल जो अल्बेडो अगर हम बोलेंगे वो, सॉरी मैं आपको सिंगल बोलेगा, अल्बेडो ऑफ योर एटमॉस्फेरिक लेयर इज 7%, और जो आपका अर्थ सरफेस है उस पर टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक किया वो 7% था. ठीक है, तो टोटल जब आप इनको जोड़ेंगे तो वो कितना आता है? 30% आता है आपका. 30% इज द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन विच हैज बीन एमिटेड बैक फ्रॉम अर्थ और विच हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अर्थ टू स्पेस. ठीक है, तो ये टोटल अल्बेडो हो गया. अब इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका स्नो कवर होता है वो बहुत वाइट होता है, जो आपका स्नो है पोलर, टुंड्रा और टाइगर रीजन में. तो स्नो का जो अल्बेडो है वो बहुत ज्यादा है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय योर स्नो कवर. ठीक, एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम ओशन की बात करते हैं, सो
almost 90%, 90 to 95% of incident radiation is absorbed बाय ओशन और वाटर। तो वाटर का अल्बेडो इफेक्ट बहुत कम होता है एंड योर स्नो का अल्बेडो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम आगे जब ब्लैक कार्बन पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, तब उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अभी आपके जो ये हैं आइसबर्ग्स हैं, ये सब क्यों मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं, उसमें अल्बेडो का रोल आएगा। नाउ सी, ESE 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑकर फ्रॉम क्लाउड विद स्मॉल प्रोपोर्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस, दिस रिफ्लेक्टेंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ग्रीन हाउस अल्बेडो क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? अल्बेडो बोलते हैं। ये 2023 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको अल्बेडो कहेंगे। नाउ ESE 2024, ESE 2024 में पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया, द एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट इज नोन एज अल्बेडो इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, गेंशिन इफेक्ट, परमाफ्रॉस्ट। भाई साहब, आप क्रोनोलॉजी समझिए कि 2023 में मैकेनिकल में आया, 2024 में आपके जीएस पेपर में आ गया। तो जब आप देख रहे हो कि वही सेम क्वेश्चन बैंक है यूपीएससी का, एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस, आई मीन फ्रॉम व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। ठीक है, और वो चाहे मैकेनिकल में पूछे जा रहे हो, चाहे सिविल में पूछे जा रहे हो, या फिर जीएस में पूछे जा रहे हो, उनका आने का ज्यादा चांस है। आप क्या कर रहे हो? आप पागल की तरह बड़ी बड़ी कोचिंगों के, उन्होंने एक कुछ भी निकाल दिया कि ये 3000 क्वेश्चन सेट है जीएस का। ठीक है, एक ने निकाल दिया कि ये 700 क्वेश्चन सेट है जीएस का, इसको लीजिए, सब कुछ इसी में आएगा। और जब आप देखोगे 100 क्वेश्चन तो ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक यहाँ वहां से बनाए, फिर उन्होंने क्या किया, पीवाईक्यू उठा लिए यहाँ वहां के, फिर उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट करने लगे, ऑप्शन रिशफल करने लगे। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? उससे बेटर आप उस टाइम को अपने टेक्निकल में लगाइए। ठीक है, सो बेस्ट अप्रोच क्या है, वो आपका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, चाहे वो आपके मैकेनिकल के हो या इन्वायरमेंट के हो। अगर टॉपिक सेम है, उस टॉपिक के आप जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, यू ट्राई टू प्रैक्टिस देम। ठीक है, सो इसका आंसर तो है खैर अल्बेडो होगा। बस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू हाउ टू, आई मीन व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर योर जीएस सब्जेक्ट्स। नाउ